यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। यूं ही नहीं होते एग्जाम क्लियर, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के पढ़ना होता है। याद रखना बेटा, बिना क्वेश्चन के, बिना पीवाईक्यू लगाए आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते। और इसी कड़ी में जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी पीवाईक्यूज का, जो डेली शाम को 6:30 बजे आपको मिलता है। और इसी का जो है, जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग आज पढ़ रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग का ये तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है। और इसमें अनुवांशिकी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको हम कवर कर रहे हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर हो गए। आज हम इसके 25 क्वेश्चन करेंगे और ये लास्ट क्लास है इस वाले टॉपिक का, ठीक है। और इसमें 75 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। हर एक क्वेश्चन बेहद खास है, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक तिनके जैसा एक एक क्वेश्चन है, इनको संभाल के याद करके रखना है, ठीक है। तो इसी कड़ी में हमने 50 क्वेश्चन तक इसमें लगा लिया था, अब हम चल रहे हैं 51 से। कहां से चलेंगे? 51 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत खास है, और आपने अगर इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके जो है चैनल पे देख सकते हैं, अगर आप नए बच्चे हैं तो। और अगर आप पूरा क्लास लाइन से देखते हुए आ रहे हैं तो ये मानिए कि आप लोग बहुत ही आगे हैं और बच्चों से। इसके अलावा जिन्होंने अभी से क्लास लेना स्टार्ट किया है, तो बेटा वो भी क्या करेंगे, जो पुरानी क्लासेस हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़ा था कि खच्चर किसका संतति है। तो किस किसने क्लास देखा है वो आंसर करेंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नस्लों के जनन की चयन विधि है। नस्लों के जनन की चयन विधि है, द सिलेक्शन मेथड फॉर ब्रीडिंग ब्रीड्स इज। तो जो ब्रीड करने की, जो नस्लों की चयन जनन की चयन विधि है वो कौन सी है? सबसे नई है, सबसे पुरानी है, मध्ययुगीन है, सबसे अच्छी मानी जाती है। तो 51वां क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नस्लों के जनन की चयन विधि है ना, चयन विधि सबसे पुरानी विधि है, ओल्डेस्ट है। कैसी है? ओल्डेस्ट मेथड है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा वायु द्वारा परागित होने वाले पौधे, उनके परागकण होते हैं। वायु द्वारा परागित होने वाले पौधे, उनके परागकण होते हैं। प्लांट्स दैट आर पॉलिनेटेड बाय विंड हैव पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स जो है, जो किसके द्वारा पॉलिनेट होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? एयर के द्वारा होते हैं, वायु द्वारा होते हैं। उनके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो पहला है, उनके जो पोलन पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? खुरदरे और चिपचिपे होते हैं, रफ एंड स्टिकी, है ना। अशंक बहुत सारे होते हैं, शुष्क यानी कि ड्राई होते हैं, एवं भार में हल्के होते हैं, है ना। नम्रस होते हैं, ड्राई होते हैं, लाइट एंड वेट होते हैं। इसके अलावा भार में हल्के होते हैं, मोमयुक्त होते हैं, आवरण से ढके हुए होते हैं। इसके अलावा स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। तो बेसिकली इसका आंसर आप लोग समझ सकते हैं। इसका आंसर क्या है? पहली बात तो ये अशंक होते हैं, क्योंकि वायु जो पॉलिनेट करती है, वायु के द्वारा जो पॉलिनेट होते हैं प्लांट, उनमें बहुत सारे पोलन पार्टिकल्स तो हवा में उड़ के खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। हर पार्टिकल जो है स्टिग्मा तक पहुंचे, ये पॉसिबल कैसे है? तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ ही जो है एयर के थ्रू प्लांट की जो फीमेल स्टिग्मा होती है वहां तक पहुंच पाते हैं। इसके अलावा ड्राई होते हैं। कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं, सूखे हुए होते हैं, जिससे जल्दी से उड़ पाए, और भार में बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, पौधे को किस विधि द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है? पौधे को किस विधि द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है? Why which method are plants made disease resistant? Why which method are plants made disease resistant? तो डिजीज रेसिस्टेंस बनाने के लिए कौन सी मेथड का यूज किया जाता है? तो पहला है इनब्रीडिंग, दूसरा है पुनर्स्थापन जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, इसके अलावा संकरण जिसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, अगला है उत्परिवर्तन जिसे हम बोलते हैं मोटेशन। मोटेशन के बारे में हम थोड़ी सी बात अभी करने वाले हैं, पहले आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। सबको पता है डिजीज फ्री कोई भी प्लांट है उसको डिजीज फ्री बनाना है, तो उसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? संकरण पौधे बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कई ऐसे प्लांट आने लगे, जैसे हम चना की बात करें, है ना, चना की अगर हम बात करें तो चना में कई वेराइटीज ऐसी आई हैं जिनमें उगरा रोग नहीं लग रहा। पहले उगटा रोग लगता था, जिसे हम उगरा के नाम से जानते हैं देशी भाषा में मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये रोग लगना क्या हो गया, उसमें बंद हो गया। कई ऐसी वेराइटीज है, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे हो पाया? तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उन्होंने जो जिस बीमारी की वजह से ये जड़ थी
उसको निकाल दिया, उस जीन को निकाल के हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ऐसा बनाया उसका। ठीक है, आप लोग जानते हैं इनब्रीडिंग, है ना, आपस में ब्रीड करवाना। इसके अलावा एक यहाँ पे एक शब्द है मोटेशन, जिसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ये बेहद खास है कि मोटेशन जो होता है क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है। तो जब कोई भी जीव परिस्थिति, प्राकृतिक परिस्थितियों के आधार पर अपने आप में जो चेंज लेके आता है, उसमें जो चेंज होते हैं वो भी नेचुरली, उसमें कोई चेंज हम नहीं करते, उसको हम मोटेशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम पहले ऐसे सुनना होगा आप लोगों ने कि हम पहले क्या थे, बंदर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे करके हम मोटेशन के थ्रू, उत्परिवर्तन के थ्रू ही हम क्या हुए हैं, हम इंसानों में परिवर्तित हुए हैं। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी जो बहुत ज्यादा चलता है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। तो भाई साहब पहले मुर्गी ही आई, क्योंकि मुर्गी कोई जीव नहीं था। मुर्गी ऐसा माना जाता है कि एक जंगली मुर्गा होता है, उससे पहले वो मुर्गा था, उससे पहले वो डायनासोर के पूर्वज हुआ करते थे। तो डायनासोर उनके पूर्वज हुआ करते थे, फिर वो एक बड़े से मुर्गे में कन्वर्ट हुए, वहां से पर आज की ये मुर्गियां आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। उनके अंदर कई जीन ऐसे मिले हैं जिससे ऐसा माना जाता है कि पहले ये बहुत बड़े शरीर वाले जीव हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं मोटेशन के थ्रू, जैसे हमारे ये दांत हैं, ये दांत धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए। और शेरों के दांत आज भी ये वाले नुकीले बड़े होते हैं, क्योंकि हमने मांस खाना छोड़ दिया है। तो जो चीज हम छोड़ देते हैं, शिकार करना हमने छोड़ दिया, इस वजह से हमारे ये वाले दांत क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोटेशन, कि जिस चीज का शरीर में उपयोग नहीं होता उसको धीरे धीरे शरीर घटा देता है, और जिस चीज का यूज होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन एवं शोध संस्थान कहां पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गन्ना प्रजनन एवं शोध संस्थान स्थित है। तो सेंट्रल शुगरकेन ब्रीडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, शुगरकेन ब्रीडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो कहां पर है बताइए जरा, कहां पर है। भोपाल में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, कोयम्बटूर में है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। भोपाल में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, कोयम्बटूर में है। जल्दी से 54 का आंसर आप लोग दीजिए। तो सबको पता है गन्ने का जो प्रजनन केंद्र है वो कोयम्बटूर में, कहां पर है, गन्ने का, है ना। और रिसर्च सेंटर अगर पूछेगा इसका, तो रिसर्च सेंटर इसका लखनऊ में, है ना। शुगर केन रिसर्च सेंटर अगर आपसे पूछता है, शुगर केन रिसर्च सेंटर, है ना, रिसर्च सेंटर, तो ये लखनऊ में। और शुगर केन ब्रीडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये वाला अपना कोयम्बटूर में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी प्रजनन विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की सबसे पुरानी विधि क्या है। थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूछा गया था, वहां पे विधि का नाम क्वेश्चन में दिया था, पूछा था कि कैसी है, न्यूएस्ट है, ओल्डेस्ट है, कैसी है ना। तो जल्दी से आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं सिलेक्शन मेथड, जिसको हम चयन विधि बोलते हैं। तो चयन विधि सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ना। सिलेक्शन विधि जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। ये क्वेश्चन आ चुका है ऊपर। क्वेश्चन ऐसा था कि चयन विधि सबसे पुरानी कैसी विधि है, तो सबसे पुरानी विधि है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, दो पौधों की समान प्रजातियों के मध्य संकरण कहलाता है। दो पौधों की समान विधियों के मध्य संकरण कहलाता है। आ हाइब्रिड बिटवीन टू सिमिलर स्पीसीज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इंटर स्पेसिस कहलाता है, इंट्रीगल कहलाता है, इंट्रोस्पेसिफिक कहलाता है, इंटर स्पेसिस कहलाता है, यानी अंतर जातीय कहलाता है। तो जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट के अंदर दीजिए। तो इसका आंसर आएगा ए, अंता प्रजाति। कैसा कहलाता है, अंता प्रजाति कहलाता है, इंटर स्पेसिस कहलाता है। इंटर स्पेसिस जो होता है ना, वो कहलाता है जो समान प्रजातियों के बीच में संकरण करना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, बेहद खास क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि पौधे की नई किस्मों का उत्पादन किया जाता है। पौधे की नई किस्मों का उत्पादन किया जाता है। न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस बाय, तो जो पौधे की नई किस्में होती हैं उनका उत्पादन किसके थ्रू किया जाता है, न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस बाय, तो उत्परिवर्तन एवं चयन के द्वारा करा जाता है। थ्रो मुटेशन एंड सिलेक्शन, ठीक है, चयन एवं उत्परिवर्तन के द्वारा, बाय इंट्रोडक्शन एंड मुटेशन, चयन एवं संकरण के द्वारा, थ्रो सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा परिचय एवं चयन के द्वारा, थ्रो इंट्रोडक्शन एंड सिलेक्शन। तो बताइए जरा, नई किस्मों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि नई वेराइटी कैसे बनाई जाती है। जो वेराइटी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है उसको, नई नई वेराइटी आप लोग देख रहे हैं ना, इनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे बनाई जाती है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर सी, चयन एवं संकरण के द्वारा, थ्रो सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे कोई वेराइटी है, उसमें हमने देखा कोई अच्छा दाना बनेगा, तो हम उसका पहले सिलेक्शन करेंगे और उसमें फिर हाइब्रिडाइज
यानी कि उनका संकरण कराएंगे, जिससे नई वैरायटी डेवलप्ड होंगी। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है कि भिन्न आश्रय से तात्पर्य है हेट्रोस्कैट्रिसिटी मींस, इसका क्या मतलब होता है? भिन्न आश्रय का तात्पर्य क्या होता है, बताइए जरा। भिन्न आश्रय जल्दी बताइए, भिन्न आश्रय का तात्पर्य क्या होता है? भिन्न आश्रय का क्या तात्पर्य होता है? तो भिन्न आश्रय का तात्पर्य क्या होता है? संकर बल, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड फोर्स। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड फोर्स बोलते हैं, वो इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि पौधे प्रजनन की मदद से उत्पन्न होने वाले समान जीनोटाइप वाले पौधे कहलाते हैं। समान जीनोटाइप वाले पौधे कहलाते हैं। प्लांट विथ आइडेंटिकल जीनोटाइप प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स ब्रीडिंग आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है सी, क्लोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोन। आप मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर बफेलो का पहला क्लोन किस नाम से जाना जाता था? यानी कि इंडिया के अंदर पहला जो बफेलो का क्लोन बनाया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताइए उस क्लोन का क्या नाम रखा गया था? पुष्पन कलिकाओं में पुष्प हरण प्राप्त करने हेतु निकाला जाता है। टू अचीव मैस्कुलाइजेशन इन फ्लावर बड्स इट इज एक्सट्रैक्ट, क्या निकाला जाता है बताइए? तो सेपल निकाले जाते हैं, कोरोला निकाला जाता है, एंथर निकाला जाता है, स्टिग्मा निकाली जाती है। इसका आंसर जो है वो सी है, परागकोश, जिसको हम बोलते हैं टू द एंथर। ठीक है, एंथर के थ्रू निकाला जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि अनुवांशिक प्रयोगों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कीट का नाम बताइए। अनुवांशिक प्रयोगों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कीट का नाम बताइए। नेम द इंसेक्ट ऑफ्टेन यूज इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है, उन कीटों का नाम बताइए। तो कोई ऐसे कीट हैं जिनको जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए बार बार यूज करा जाता है और उनका नाम हमसे पूछा गया है। आप लोगों के बारे में बता देता हूँ, ये एक मक्खी होती है हमारे यहाँ, फल मक्खी जिसे हम बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। फलों के आसपास ये बहुत ज्यादा पाई जाती है, फ्रूट फ्लाई होती है। इसका यूज जेनेटिक चेंज के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से किस पादप में स्कल युगन एवं गाइटोनोमिक नोमिकी नहीं नहीं हो सकता है ना? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एटोगेमी एंड जिसको बोलते हैं गेटोनोमी कैन नॉट ओक्योर, जिसमें नहीं हो सकता, तो किस में नहीं हो सकता? ऑर्किड में नहीं हो सकता। ऑर्किड एक पौधा होता है। हिबिस्कस को हम जो है गुड़हल के नाम से जानते हैं। सेम को आप जानती हैं, सेम। इसके देगा पपीता, पपीते को आप पपाया के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डी, पपाया। पपाया आप लोग देखोगे तो जेनेटिक जो हम पढ़ते हैं अनुवांशिकी के अंदर पपाया कई बार आता है ना? एक तो ये बताइए मुझे, पपाया हमने कल पढ़ा था, पपाया किस प्रकार का प्लांट है? यूनिसेक्सुलर या बाइसेक्सुलर, बताइए जरा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है संकर हाइब्रिड का जीनोटाइप निम्नलिखित के संकरण द्वारा जाना जाता है। संकरण जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं का जीनोटाइप निम्न के संकरण द्वारा जाना जाता है। द जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड इज डिटरमाइंड बाय द क्रॉसिंग ऑफ, किसकी क्रॉसिंग के द्वारा जाना जाता है? तो ऑप्शन आप लोगों के पास है अप्रभावी जनक से, जिसे F2 बोलते हैं, F2 फ्रॉम अ रिसेसिव पेरेंट्स, यानी कि अप्रभावी जनक जो सेकंड पीढ़ी के होते हैं, F2 जनरेशन के होते हैं। इसके अलावा अप्रभावी जनक जो F यानी उसी पहली पीढ़ी के होते हैं, F फ्रॉम अ रिसेसिव पेरेंट्स। इसके अलावा F1 इंटू F2 जो इन दोनों के क्रॉस से बनते हैं वो। इसके अलावा मादा जनक से जो F2 संतान पैदा होती है वो, F2 फ्रॉम अ फीमेल पेरेंट्स। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अप्रभावी जनक जो F उसी जनरेशन के होते हैं, रिसेसिव पेरेंट्स होते हैं जो प्रभावी नहीं होते हैं। क्वेश्चन वापस से सुनना कि संकर का जीनोटाइप निम्नलिखित के संकरण द्वारा जाना जाता है। द जीनोटाइप्स ऑफ अ हाइब्रिड इज डिटरमाइंड बाय द क्रॉसिंग ऑफ, तो वो है अप्रभावी जनक से F जो होता है उसके थ्रू F फ्रॉम अ रिसेसिव पेरेंट्स, उसके नाम से ये जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, एक द्विगुणित मादा पौधे और एक चतुर्गुणित नर पौधे संकरित कराए जाते हैं, भ्रूण कोश की सूत्र गुणता क्या होगी? मतलब इन्होंने बोला है कि एक फीमेल है जो द्विगुणित है और एक नर है जो है वो कैसा है? चतुर्गुणित है।
तो उन दोनों के बीच में संकर कराएंगे तो पौधा कैसा बनेगा? आ डिप्लॉइड फीमेल प्लांट एंड आ कैट्रोप्लॉइड। कैट्रोप्लॉइड का मतलब होता है चतुर्गुणी, है ना, चार जिसके अंदर होते हैं। मेल प्लांट्स आर हाइब्रिडाइज्ड। तो मेटोजेनेसिस जो होता है वो एम्ब्रियो किस प्रकार का होगा? एम्ब्रियो से किस प्रकार का होगा? पंचगुणित होगा, चतुर्गुणित होगा, द्विगुणित होगा, त्रिगुणित होगा, है ना। पेंटागोनल होगा, कैट्रा जो होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। बताइए जरा किस प्रकार का होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों के पास जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चतुर्गुणित होगा। कैसा होगा? चतुर्गुणित। वो जो मेल प्लांट होगा उसके हिसाब से बनेगा। तो क्वाड्रप्लॉइड जो होता है ना वो बनने वाला है। क्वाड्रप्लॉइड यानी कि क्वाड्रपल जो होता है वो बनेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, बीज में मौजूद बीज अंडक के अवशोषण को कहा जाता है? बीज में मौजूद बीज अंडकाय के अवशेष को कहा जाता है? द रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सीड आर कॉल्ड। क्या कहा जाता है उसको? तो उसका आंसर है सी, उसको बोला जाता है परिभ्रूण। परिभ्रूण पोष, जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, बीज में मौजूद बीज अंडाकार के अवशेष को कहा जाता है। तो द रिमेन्स ऑफ द न्यूक्लियस पेरेंट प्रेजेंट इन द सीड आर कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं भ्रूण पोष, जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि मान लें वंशाणु, जैसे हम जीन बोलते हैं, वंशाणु क्या बोलते हैं? जीन। मान लें वंशाणु जीन टी और आर सहलग्न है। माता पिता टी टी आर आर और डबल टी स्मॉल आर के बीच एक संकरण में प्राप्त संतान थी। जब इस व्यक्ति को संपूर्ण रूप से अप्रबल माता पिता, जैसे हम रिसेसिव पेरेंट्स बोलते हैं, अप्रबल यानी कि रिसेसिव, के साथ संकर किया निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए था। कौन कौन से प्राप्त परिणाम हुए? टी टी आर 420, टी टी आर 395, टी टी आर आर, है ना, स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना है, 145 और टी टी आर आर 120। ठन दोनों की पुनः संयोजन है। तो यही क्वेश्चन आप लोग वापस से इंग्लिश में पढ़ेंगे कि assume that the genes T and R are the linked. The offspring was the obtained from a cross between the parents. कौन कौन से parents? तो small t, capital R and capital T small r. When the individual was the cross with the completely recessive parents, the following result are obtained. Following result obtained कौन कौन से होंगे उनके बारे में ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों को देना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन इधर उधर होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जो है देखने को मिल सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। इसका आंसर जाएगा डी, 24.5। कितना होगा? 24.5। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में बाही प्रजनन विधा के संदर्भ में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में बाह्य प्रजनन विधि के संदर्भ में गलत है? Which of the following is incorrect regarding the mode of outer breeding in plants? तो आउटर ब्रीडिंग के संदर्भ में कौन सा पॉइंट जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत साबित होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा आप लोगों का फर्स्ट ए। क्या होगा? ए होगा कि वर्तिकाग्र और परागकोश का एक साथ परिपक्व होना। आउटर जो होती है, आउटर ब्रीडिंग होती है, इनमें ये वाली बात जो है वो गलत है कि वर्तिकाग्र और परागकोश दोनों एक साथ क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, एक साथ मैच्योर होते हैं। तो ना, सिमुलेशंस मैच्योरिंग ऑफ द स्टिग्मा एंड एंथर। सिमुलेटिंग का मतलब होता है एक साथ, एक जैसे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, स्टिग्मा और एंथर एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं आउटर ब्रीडिंग के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि मेंडल ने बैगनी फूल वाली मटर के पौधे की एक शुद्ध नस्ल ली। मेंडल ने बैगनी फूल वाली मटर के पौधे की एक शुद्ध नस्ल ली। बैगनी रंग के फूल के संदर्भ में इस ई द्वारा कितने विभिन्न प्रकार के अंडे का उत्पादन किया जाता है? तो मेंडल हैज टेकन अ प्योर ब्रीड पी प्लांट विद पर्पल फ्लावर। कौन से कलर की? पर्पल फ्लावर की। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ
egg are produced by this plant with respect to the purple flower। तो कितने ऐसे एग जो हैं ये प्लांट के थ्रू रिड्यूस होंगे पर्पल कलर के, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों के पास आएगा एक। कितना आएगा? एक। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कलर भी आएगा तब भी आपको क्या देना? आंसर बन ही देना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, विटामिन ए से प्रचुर चाल द्वारा जारी किया जाता है। विटामिन ए रिलीज्ड विद द रिचेस्ट मूव ऑफ। तो किसके द्वारा जो चावल है वो विटामिन ए वाला चावल जो है वो किसके द्वारा जो है राइस जो होता है, यहाँ पर राइस याद रखने ना, विद्या नहीं है, चावल है ना, चावल जो होता है ना किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है। तो इन संस्था का नाम हमसे पूछा गया है, तो संस्था का नाम है विटामिन सॉरी डी IARI। IARI, तो IARI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। अब आप लोगों को ICAR का फुल फॉर्म कमेंट के अंदर फेंक के मारना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि विशेष रूप में आर्थिक रूप में कम महत्वपूर्ण प्रजातियों में क्रॉस परागित प्रजातियों का प्रजनन एक प्रमुख तरीका है। दोबारा से क्वेश्चन को समझते हैं कि विशेष रूप में आर्थिक रूप में कम महत्वपूर्ण प्रजातियों में क्रॉस परागित प्रजातियों का प्रजनन का एक प्रमुख तरीका है। क्रॉस पॉलिनेशन इज अ मेजर मेथड ऑफ ब्रीडिंग स्पेशली इन लेस इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट स्पीसीज। तो उनके अंदर ये किस तरीके से होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, वो है बड़े पैमाने पर चयन। तो मास सिलेक्शन, इसको क्या बोलेंगे? मास सिलेक्शन, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर सिलेक्शन कराया जाता है, जब जाके हम इकोनॉमिकली उनमें जो प्रजातियां होती हैं उनके क्रॉस परागित प्रजातियों का प्रजनन एक प्रमुख तरीका से कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकली करना है तो हमको बहुत सारे जो है प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, इसलिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, गेहूं में अर्धबोनी कम लंबाई वाली, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और पूछा जाने की फिर से वापस संभावना है कि गेहूं में अर्धबोनी यानी कम लंबाई वाली किस्मों का विकास द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया गया है ये पूछा गया है। तो सेमी स्टोराइड्स जिसको बोलते हैं शॉर्ट हाइटेड वेराइटीज ऑफ व्हीट आर डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप्ड की गई थी? तो नॉर्मल फॉस्टर, नॉर्मल फ्रीमैन, नॉर्मल रीडर्स, नॉर्मल ई बोरलॉन्ग। जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को देना है। नॉर्मल ई बोरलॉन्ग जो है वो इसके करेक्ट आंसर आप लोगों के रहने वाले हैं। कौन रहने वाले हैं? नॉर्मल ई बोरलॉन्ग। ठीक है, नॉर्मल ई बोरलॉन्ग जो है इसके करेक्ट आंसर है। जो नॉर्मल ई बोरलॉन्ग थे उनके द्वारा ही शॉर्ट हाइटेड प्लांट जो थी ना व्हीट के, वो सबसे पहले प्रोड्यूस की गए थे। मक्का संकरों को फ्लिंदा ब्लैंक्स और से मजबूत बनाया गया था, है ना। तो मेज हाइब्रिड्स वेयर स्ट्रॉन्गेड बाय फ्लिंदा ब्लैंक्स एंड फ्लिंदा ब्लैंक्स। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कल भी आया था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एक जैसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, बस तरीका बदलने, पूछने का तरीका जो है उन लोगों का बदल हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लाइसिन और टिप्टोफॉर्म। तो जिन भी बच्चों ने ध्यान से ये क्लासेस ले रहे हैं ना उनको समझ में आ गया होगा कि लाइसिन और टिप्टोफॉर्म जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, लाइसिन और टिप्टोफॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि RTT का भी संयोजन के दौरान होता है ना। डिसोसिएशन ऑफ RTT occur ड्यूरिंग। तो एनाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटेन में और प्रोफेज फर्स्ट के पेक्टिन में। बताइए जरा कहां पर इसका जो है असर हमको देखने को मिलता है? तो वो एनाफेज फर्स्ट में है। कहां देखने को मिलता है? एनाफेज फर्स्ट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि पौधे में निश्चित बीज सेट का उत्पादन देखा जाता है जो देखते हैं। पौधे में निश्चित बीज सेट का उत्पादन देखा जाता है जो देखते हैं, है ना। डेफिनेट सीड सेट, ये याद रखना, डेफिनेट सीड सेट प्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट दैट शो। क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो इसमें आप लोगों को पता है अनुनामीलीय परागण यानी कि नॉन पॉलिनेशन। क्या होता है? नॉन पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि निम्नलिखित में से किस संकर में
50% हेट्रोजाइगोट, 50% हेट्रोजाइगोट विषम युग्म जीन उत्पादित होंगे निम्नलिखित में से किसमें, किसके अंदर ऐसा होगा बताइए जरा। हाइब्रिड्स है ना, 50% हेट्रोजाइगोट्स विल बी प्रोड्यूस, कितने किसके अंदर होंगे, 50% हेट्रोजाइगोट यानी कि विषम युग्मी जिसके अंदर विषम एक जैसे जीन ना होंगे, अलग अलग जीन होंगे, तो वो इसका करेक्ट आंसर है ए, आर स्मॉल आर एंड आर स्मॉल आर, ये करेक्ट आंसर है। तो ये आप लोगों के 75 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करा दिए गए हैं, वो भी काय के, तो जेनेटिक्स के। ये देखिए कुछ टॉपिक हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था 2025 के पेपर के एनालिसिस करके और उससे पहले वाले एनालिसिस करके कि कितने टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो जिन भी बच्चों ने ये नहीं देखा है उसको देखिए, उसके अंदर हर टॉपिक के, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे क्रॉप हो, चाहे एनिमल हो, जो पेपर का एनालिसिस मैंने दिया था कि इसके अंदर ये जो है टॉपिक बहुत ज्यादा खास होते हैं, तो आप लोगों को उनको जाके देखना है। उसी हिसाब से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें कम महत्वपूर्ण है उसमें कम क्वेश्चन करते हैं, जिसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, हमको चाहे भले एक से ज्यादा क्लासेस लग जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है भैया, इसी तरीके से आप लोगों को वीडियो देखते रहना है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए।